हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज 2 हम कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। अगर आपके लेक्चर्स बाकी है देखने के तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में अपॉर्चुनिटीज़ इन सर्विस सेक्टर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटीज़, कि हमें क्या क्या चांस है ग्रो करने का। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे पास इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल टाइम में हम बात करें तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। लेकिन आजकल अभी सर्विस सेक्टर बहुत ही ग्रो कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी में भी एंड पूरे वर्ल्ड में भी सर्विस सेक्टर बहुत ही ग्रो कर रहा है। तो वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में और वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों जनरेट हुई है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव पार्ट आने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो हमें पढ़नी है, समझनी है एंड उसे याद भी रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत ही काम करता है सर्विस सेक्टर, बहुत ज़रूरी हो गया है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या हेल्प करता है ये? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जितने भी नए नए बिजनेसेस ओपन होंगे रिलेटेड टू सर्विस, क्या होगा, उनमें सबको जॉब मिलने वाली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। जनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि हमारी कंट्री में से हमने किसी और कंट्री में सर्विस दी, एक्सपोर्ट किया सर्विस का, तो क्या होता है उसके अगेंस्ट हमें कंसिडरेशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, जनरेट हो गया फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के लिए। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ नेशन। ठीक है, जितना भी सर्विस सेक्टर जितना भी ग्रो करेगा, जितना ही वो वहाँ से अर्निंग होने वाली है, तो वो चीज़ क्या हेल्प करने वाली है, कंट्रीब्यूट करेगी हमारी कंट्री के जीडीपी में। नाउ इन इंडिया एंड इन सेवरल अदर कंट्रीज the service sector offers great opportunities which are due to the following reasons। अब रीज़न उन लोगों ने कुछ कुछ बताए हैं कि क्यों अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है सर्विस सेक्टर में आजकल। सर्विस सेक्टर आजकल इतना ग्रो क्यों कर रहा है, किन रीज़न की वजह से कर रहा है, तो वो रीज़न हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट उन लोगों ने दिया हुआ है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटा देना। ठीक है, लिबरलाइज कर देना। तो हमारी गवर्नमेंट ने सिंस 1991 से क्या किया था, काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए थे सर्विस सेक्टर के लिए, ताकि सर्विस सेक्टर ग्रो कर सके। ठीक है, लिबरलाइजेशन ला दिया था इन इंडियन इकोनॉमी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे नए नए बिजनेसेस ओपन होने लगे एंड उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी एंड रेवेन्यू जनरेट होने लगा एंड फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत हमारी कंट्री में आने लगा। तो सबसे फर्स्ट रीज़न इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सिंस 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग सर्विस सेक्टर। बहुत सारी चीज़ों में लिबरलाइजेशन किया एंड सर्विस सेक्टर में भी किया। द सर्विसेज सेक्टर इज़ ओपन अप टू द प्राइवेट सेक्टर। पहले कैसा था, सर्विस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं था। मतलब जो भी सर्विस सेक्टर थे वहाँ पे कंट्रोल किसका था, उसको ओन किसने किया हुआ था, गवर्नमेंट ने किया हुआ था। पर मतलब कि पब्लिक सेक्टर ने ओन किया हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन आने की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सर्विस के बिजनेस में, वो भी ओन कर सकते हैं सर्विस बिजनेस को। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी सारे आगे आ गए, डेवलप हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अब द बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस एक्सेट्रा हैव बीन प्राइवेटाइज्ड। देखिए, ये सारी जो सर्विसेज थी वो पहले प्राइवेटाइज नहीं थी,
पब्लिक सेक्टर ही ओन करता था, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हो गया यहाँ पे। प्रायर टू 1991 दिस सेक्टर्स वर मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कंट्रोल करते थे। ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन देयर इज गुड कॉम्पिटिशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। द कॉम्पिटिशन हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स। Therefore, liberalization of the Indian economy has opened up the opportunities for private parties in the service sector। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, उसकी वजह से क्या हो गया, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन आ गया, एंड ड्यू टू कंपटीशन उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट रीज़न हमने देख लिया। सेकेंड इज ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। अब ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर हो गया। पहले कैसा था हमें पता है, सर्विसेज इतनी डेवलप नहीं थी हमारी कंट्री में। अब आज के ज़माने में सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है। तो द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने बताया है सर्विस सेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की कंपैरिजन में बहुत आगे ग्रो कर रहा है। अभी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर या फिशिंग की बात करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, ऐसा सेक्टर वो हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है, एग्जांपल मान लो टेक्सटाइल बिजनेस है या कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ठीक है, वो सारे हो जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो अब इन दोनों की कंपैरिजन में सर्विस सेक्टर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। The growth in services sector provides good opportunities to the existing firms and those who want to enter into the service sector। अब क्या हो गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई है लोगों के लिए नए नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन सर्विस सेक्टर। अब उसके बाद वो लोग बता रहे हैं इंडिया इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट एमर्जिंग कंट्री इन सर्विस ग्रोथ बिहाइंड चाइना। इंडिया क्या है, हमारी सेकेंड फास्टेस्ट एमर्जिंग कंट्री है जो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है इन सर्विस सेक्टर। इन सम ऑफ द सर्विसेज सेक्टर द ग्रोथ इज़ वेरी हाई। फॉर इंस्टेंस एट प्रेजेंट द ओवरऑल ग्रोथ इन द IT सर्विस इज़ ओवर 20% पर ईयर। कितना है IT सर्विस का ग्रोथ, ओवर 20% पर ईयर का ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने बताया है सेकेंड रीज़न ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। अब थर्ड रीज़न हम देखते हैं, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है वो इनकम आफ्टर टैक्स उसके पास कितनी आ रही है उसके हाथ में, उसे हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, increasing urbanization and growing middle class. India has second largest number of persons इन द मिडिल क्लास सेगमेंट आफ्टर चाइना। यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, सर्विस सेक्टर ग्रो करने का रीज़न, एक तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आफ्टर टैक्स जो इनकम आती है किसी भी पर्सन के पास वो अभी बढ़ गई है लोगों के पास। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग मूव होते हैं, अर्बनाइजेशन हुआ है वो बढ़ गया है, अर्बन एरियाज़ में बिजनेसेस बढ़ गए हैं। एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लोग अब ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन द मिडिल क्लास सेगमेंट आफ्टर चाइना। अब ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। It is estimated that India's middle class is nearly 50% of the total population of India. टोटल पॉपुलेशन का 50% तो कौन है, मिडिल क्लास ही है। As of August 2019, India's population is estimated at over 1,380 million, which means there are 690 million persons in India belonging to the middle class.
ठीक है। हाफ ऑफ द पब्लिक क्या है, मिडिल क्लास ही है, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो ये एक चीज़ है जो हेल्प करती है ग्रो होने में सर्विस सेक्टर को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो बिजनेसेस हो रहे हैं हमारी कंट्री में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसका रहेगा, अदर कंट्री की ऑफिस का। अदर कंट्री में जो बिजनेसेस चल रहे हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे कंट्री के बिजनेस में, ठीक है। तो वो हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं हमारी कंट्री में, उसने भी काफ़ी सारा ग्रोथ लाया है सर्विस सेक्टर में। The service sector is likely to gain considerably due to FDI inflows, which gives good opportunities for professionals to enter into service sector. The government has allowed FDI even up to 100% in certain sectors. Government ने क्या किया, अलाउ कर दिया 100% कंट्रीब्यूट करने के लिए इन सर्टन सेक्टर्स, कोई कोई सेक्टर में। For instance, sectors like exports, consultancy, advertising, tourism, telecom, etc. ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया। FDI is allowed up to 100%. FDI brings certain benefits to Indian partners such as, देखिए, FDI brings certain benefits to Indian partners such as, क्या क्या फ़ायदे हैं FDI के। सबसे फर्स्ट है कैपिटल इनफ्लोज फॉर एक्सपेंशन। हमारी कंट्री में अदर कंट्रीज़ के बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का फॉर एक्सपेंशन। सेकेंड थिंग स्किल डेवलपमेंट ड्यू टू ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। अब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा तो उनकी स्किल्स बढ़ जाएगी। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी भी आती है, टेक्नोलॉजी भी अदर कंट्री से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये 3 फ़ायदे हैं FDI के। 5th पॉइंट है आपका एक्सपोर्ट्स। अभी एक्सपोर्ट का हम देखते हैं क्या बताया उन लोगों ने। द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटीज टू एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स। दिस इज बिकॉज द सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर इज विटनेसिंग गुड ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री में काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी है जो एक्सपोर्ट होती है अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट जो सर्विस होती है उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, कंसीडरेशन, फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारी कंट्री में। तो ये एक्सपोर्ट बहुत हेल्प कर रहा है सर्विस सेक्टर को ग्रो करने में। तो सर्विस सेक्टर service export sector contributed over 38% of the total export of India in 2021-22। देखिए इस ईयर में क्या बताया उन लोगों ने कि जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था कंट्री का, उसमें से 38% तो किसका था, सर्विसेज का ही था। नाउ इन 2021-22 इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट वर $254 बिलियन। कितना था सर्विस एक्सपोर्ट, $254 बिलियन। अमंग द सर्विस एक्सपोर्ट्स द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स अकाउंट्स फॉर नियरली 40% ऑफ टोटल सर्विस एक्सपोर्ट फॉलोड बाय बिजनेस सर्विसेज, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है फॉर द ईयर 2021-22 कि टोटल जो एक्सपोर्ट था उसमें से 38% तो सर्विस का ही था, ठीक है। और उसका जो हमें अमाउंट बताया गया है वो है $254 बिलियन। इतना एक्सपोर्ट हुआ था सर्विस का। अब उसके अंदर भी उसका भी 40% किसका था, एक्सपोर्ट हमारा सॉफ्टवेयर का रहा, ठीक है, फॉलोड बाय बिजनेस सर्विस, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा 5th था एक्सपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से भी
नए नए बिजनेसेस डेवलप होने लगे हैं कंट्री में, सर्विस के बिजनेस बहुत सारे डेवलप हुए हैं एंड लोगों को उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल गई है। तो इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। India is second largest in population in terms after China। ठीक है, चाइना के बाद हमारा इंडिया सबसे आगे है पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ लाइकली टू टेक वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन पॉपुलेशन बाय 2025 और अर्लियर। The growth in India's population would be a great opportunity for certain service sectors such as education, insurance, बैंकिंग, रिटेल एंड सो ऑन। ये जो बताए हैं सेक्टर, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चांस है सर्विस सेक्टर ग्रो करने के। फॉर इंस्टेंस, एज ऑफ 2018 ओनली 35% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस, विच मीन्स देयर इज़ ह्यूज potential for insurance sector, especially because of the increase in life expectancy, increasing growing middle class and increase in working population। देखिए, उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि 2018 की बात की है, तब तक खाली 35% लोग कवर थे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। मतलब बाकी जितनी भी पॉपुलेशन बची है उतना स्कोप है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस का सर्विस सेक्टर ग्रो कर सकता है। ऑल्सो ओनली 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ कवर्ड बाय बैंक्स। सिर्फ 40% पॉपुलेशन कवर्ड है बैंकिंग सर्विस से एंड देयरफॉर बैंक्स वुड हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। बैंक के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम एक्सेट्रा वुड हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये सारे सेक्टरों के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से काफ़ी सारा स्कोप है उनके पास। अब आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने बताया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो हमारी कंट्री कुछ नेशंस हैं, यहाँ पे उन लोगों ने एशियन नेशंस की बात की है, तो इसके अंडर कुछ कंट्रीज़ कवर होती है। तो इनके साथ हमारा इंडिया इन फ्यूचर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है जो बेनिफिट करेगा हमारे कंट्री को। ठीक है, तो वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कंक्लूड अ पार्ट एग्रीमेंट with Asian nations for opening up trade in services and liberalization of investment norms in near future। किस लिए एग्रीमेंट करेंगे? ओपनिंग अप ट्रेड इन सर्विसेज, मतलब हमारी कंट्री में सर्विसेज बिजनेस बढ़ाने के लिए एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा देंगे, मतलब हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लिबरलाइजेशन कर देंगे। तो for opening up trade in services and liberalization of investment norms in near future, India has already signed FTA with Asian nations in goods sector in 2009। देखिए 2009 में गुड्स सेक्टर के लिए तो प्रोडक्ट के सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी FTA साइन हो ही गया है, विच केम इनटू फोर्स सिंस 2010। वो कब से एक्टिव हो गया? 2010 से हो गया है। Now, the India-Asian Free Trade Agreement in Services has opened up a host of business opportunities and projects, especially in construction for Indian business firm. Construction of bridges, canals, roads, water treatment plants, construction of buildings would provide a good opportunity for Indian firms in the 10 एशियन मेंबर नेशंस। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है उन लोगों ने बताया है? मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड म्यांमार। ठीक है, ये 10 कंट्रीज आती है हमारी एशियन नेशंस के अंडर जिनके साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन द टेलीकॉम, कंसल्टेंसी,
accounting, health, etc. would also get opportunity once the FTA is finalized in the near future. FTA की वजह से ये सारे ही सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में. India is also in negotiation to sign free trade agreement in goods and services with European nation. यूरोपियन नेशन के साथ भी FTA होने वाला है. ग्रुप ऑफ 27 यूरोपियन नेशंस, कितनी कंट्रीज होगी वहाँ पे? 27 होगी. एंड ऑल्सो विथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी. वंस द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर फाइनलाइज एंड कम इनटू ऑपरेशन, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वुड हैव गुड अपॉर्चुनिटीज इन सच कंट्रीज. ठीक है, तो ये था हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत हेल्प करने वाला है इन नियर फ्यूचर सर्विस सेक्टर को आगे लाने में, ग्रो करने में. नाउ 8th पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स. अब क्या हुआ है हमारी कंट्री में, प्रोफेशनल्स की जो हम बात करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है हमारी कंट्री में, तो प्रोफेशनल काफ़ी सारे आ रहे हैं. एंड ड्यू टू ये जो प्रोफेशनल आ रहे हैं उसकी वजह से भी सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो हुआ है हमारी कंट्री में. इंडिया इज़ ग्रोइंग पूल ऑफ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स. Various management institutes are grooming up professionals in the field of banking, insurance, hospitality, logistics, media and so on. ये सारे ही फील्ड में प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं. The availability of competent professional has a strong effect on the growth of service sector in India. Therefore, Indian entrepreneurs would have good opportunities in service sector in the years to come. मतलब प्रोफेशनल के लिए बहुत इन फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होने वाली है. तो ये 8 रीज़न्स हमने देख लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्या क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ होती है इन सर्विस सेक्टर. अब आगे का हम टॉपिक पढ़ते हैं जो है चैलेंजेस इन सर्विस सेक्टर. ये जो सर्विस सेक्टर बहुत सारा ग्रो कर रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन ये जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है. तो देखते हैं. सबसे फर्स्ट आपको दिया गया है चैलेंजेस ऑफ इंटेंजिबिलिटी. स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है इसके लिए. अब ये इंटेंजिबिलिटी क्या होता है कि हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. सर्विसेज आर इंटेंजिबल. अब वो इंटेंजिबल होने की वजह से क्या होता है, जैसे हम गुड्स को सर्विस प्रोवाइडर जो सेलर रहता है वो गुड्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता है, प्रोडक्ट दिखा सकता है कस्टमर को, वैसे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नहीं दिखा सकता. ठीक है, जब कस्टमर सर्विस लेगा तभी ही उसे पता चलता है कि सर्विस बराबर है या नहीं है. तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, चैलेंज ऑफ इंटेंजिबिलिटी. तो द इंटेंजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज क्रिएट्स सर्टन चैलेंजेस सच एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्विस इज़ डिफ़िकल्ट. आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकते सर्विस. प्री परचेस इवेल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे हम गुड्स के केस में प्री परचेस इवेल्यूएट करते हैं कि भाई प्रोडक्ट का कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, प्रोडक्ट टिकाऊ है या नहीं है, वैसे हम सर्विस के केस में नहीं कर सकते. प्री परचेस इवेल्यूएशन यहाँ पे नहीं होता. तो सर्विस प्रोवाइडर कैन ओवरकम द अबव चैलेंज थ्रू सर्टेन टेक्निक्स. अब ये चैलेंज को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं. तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है? क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट इमेज टू डेवलप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर. क्या करेंगे हम? स्ट्रॉन्ग इमेज बनाएंगे हमारे बिजनेस की, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके. उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आ सकते हैं. सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे? डेकोर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर शुड गिव प्लेजेंट अपीयरेंस. मतलब जो हमने फिज़िकल एविडेंस के बारे में स्टडी किया था कि जिस एनवायरनमेंट में आप सर्विस देने वाले हो वहाँ का जो इंटीरियर है, लेआउट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कैसी रखेंगे? प्लेजेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को अच्छी लगनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़
ट्रेनिंग देंगे हम एम्प्लॉयज़ को सो एज़ टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। फोर्थ इज एनकरेजमेंट टू लॉयल कस्टमर फॉर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। हमारे जो लॉयल कस्टमर है, जो हमेशा हमारे पे ही पास से सर्विस लेते हैं, तो उनको हम एनकरेज करेंगे कि आप हमारी सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव बातें ही सबको बताओ, अदर कस्टमर्स को भी अच्छी बातें बताओ ताकि वो कस्टमर हमारे ही बिजनेस के पास आए। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट हमने देखा चैलेंज ऑफ इंटेंजिबिलिटी आता है। नाउ सेकेंड चैलेंजेस ऑफ इंसेपरेबिलिटी। नाउ व्हाट इज इंसेपरेबिलिटी? इंसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइडर का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गुड्स में कैसे होता है, जिसने गुड्स बनाया है, प्रोड्यूस किया है, तो वो अगर डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करता है तो चलता है, ठीक है, वो किसको देता है? होलसेलर को, उसके बाद वो रिटेलर को सेल होता है एंड रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है। मतलब जिसने प्रोड्यूस किया है वो सीधा कस्टमर को गुड्स नहीं देता है। लेकिन इन केस ऑफ सर्विस कैसे होता है? सर्विस देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चैलेंज हो जाता है। सर्विसेज कैन नॉट बी ईजीली सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस क्रिएट्स सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज रिस्ट्रिक्ट्स जोग्राफिकल रीच। ठीक है, अब वो सर्विस प्रोवाइडर हर जगह नहीं पहुंच सकता, ये एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर इज एसेंशियल। सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों एक साथ ही अवेलेबल होने ही चाहिए, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं? सर्विस प्रोवाइडर कैन ओवरकम द अबव प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्टेन सर्विसेज। क्या करेगा सर्विस प्रोवाइडर? आउटसोर्स कर देगा कुछ सर्विसेज को, मतलब किसी और पर्सन को वो अलाउ करेगा कि वो उसके बिहाफ में वो सर्विस प्रोवाइड कर दे। दूसरी चीज़ फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जोग्राफिकल रीच। मतलब दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो उसके ही बिजनेस के नाम पे बिजनेस ऑपरेट करने की परमिशन देगा, वो हो जाएगा फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। थर्ड थिंग इज ट्रेनिंग टू द सपोर्ट स्टाफ टू डील विथ सर्टेन एक्टिविटीज़। वो क्या करेगा? उसका जो स्टाफ है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके स्टाफ को ट्रेनिंग दे देगा ताकि वो सर्विस रिसीवर को कोई भी एरिया में सर्विस दे सके। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ ऑटोमेशन सच एज ATMs बाय बैंक। ठीक है, जैसे कि बैंक का एग्जांपल उन लोगों ने दिया है। ATMs बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग ATM से ही कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे पैसे विड्रॉ करना है, पासवर्ड चेंज करना है, या स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट देखना है, काफ़ी सारी सर्विस वहाँ से ही वो अवेल कर सकते हैं। तो वो हो गया यूज़ ऑफ ऑटोमेशन। ये 4 चीज़ें कर सकते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ इनसेपरेबिलिटी को हटाने के लिए। तो ये हमने पढ़ा सेकेंड चैलेंज ऑफ इनसेपरेबिलिटी। नाउ थर्ड हमारा आता है चैलेंजेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अभी इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉयज़ सर्विस दे रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में वो सर्विस अलग अलग प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, या एक ही एम्प्लॉई है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग ऑन देयर हेल्थ, ऑन देयर मूड। तो वहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। जैसे कि इन केस ऑफ गुड्स क्या होता है, सिमिलर गुड्स सारे कस्टमर को मिलते हैं, कोई भी टाइम पे लेने जाओ, लेकिन इन केस ऑफ सर्विस अलग अलग सर्विस मिलती है कस्टमर को। तो ये एक चैलेंज हो गया। तो ये चैलेंज ऑफ इनकंसिस्टेंसी है। तो सर्विस परफॉर्मेंस मे वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज creates certain problems such as lack of standardization and quality control। क्या होता है, एक ही तरीके की सेम सर्विस, स्टैंडर्डाइज सर्विस नहीं मिलती है कस्टमर को एंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो सर्विस प्रोवाइडर कैन ओवरकम
द अबोव प्रॉब्लम बाय, अब इस प्रॉब्लम को सर्विस प्रोवाइडर कैसे कम कर सकता है? सबसे फर्स्ट, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ फॉर कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। सबसे पहली चीज़ तो हमें यही करनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो ताकि वो अच्छी ही सर्विस प्रोवाइड करे, सिमिलर कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करे। सेकेंड थिंग इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू इंसेंटिव्स। अब ये ट्रेनिंग हमने दे दी एम्प्लॉयज़ को, लेकिन हमें उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा अलग अलग इंसेंटिव्स या बेनिफिट देके। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ अच्छी सर्विस देंगे। अंडरटेकिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, कस्टमर्स के हम सर्वे कर सकते हैं, उनके रिव्यूज़ ले सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू अचीव कंसिस्टेंसी इन सर्विस, जैसे कि हमने आगे एटीएम की बात की तो क्या हुआ, वहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया हुआ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अब क्या होता है, बैंक में भी अगर सर्विस रिसीवर को, कस्टमर को नहीं जाना है तो वो क्या कर सकता है, इंटरनेट से लॉगिन करके काफ़ी सारी सर्विसेज यूज़ कर सकता है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी सपोर्ट लिया जाता है ताकि कस्टमर को कंसिस्टेंट सर्विस मिले। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैलेंज था, प्रॉब्लम ऑफ चैलेंजेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अब फोर्थ आता है प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी। अब ये पेरिशेबिलिटी भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में। पेरिशेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, वैसे हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब जो एम्प्लॉई आज के दिन में अवेलेबल है सर्विस देने के लिए, अगर सामने डिमांड नहीं आ रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय की सर्विस उस दिन के लिए वो वेस्ट हो जाती है। जैसे कि हमने एयरलाइंस का एग्जांपल है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई फ़्लाइट की टिकट, सारी ही टिकट सेल नहीं हुई है, तो जो सीट्स खाली रह रही है वो सर्विस उस दिन के लिए वेस्ट हो जाती है, वो हम नेक्स्ट फ़्लाइट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी आता है। जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है वो अगर उसकी कैपेसिटी यूज़ नहीं होती है तो वो वेस्ट हो जाती है सर्विस। The services are highly perishable, therefore there is a mismatch between demand and supply. This characteristic of service poses certain challenges such as services cannot be kept in inventory. Unlike goods, mass production of service is not possible. ठीक है, सर्विस को हम इन्वेंट्री में तो नहीं रख सकते, प्लस जो मास प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन जो हम करते हैं, गुड्स का जो हम करके स्टोर कर देते हैं, वैसे हम सर्विस को नहीं कर सकते। तो अब ये प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास? सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। मतलब क्या करेंगे हम, जो पीक आवर्स में ज़्यादा डिमांड आ रही है उसे हम शिफ्ट कर देंगे नॉन पीक आवर्स के लिए। इसके लिए हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देंगे कस्टमर को। दूसरी चीज़ है लो प्राइसिंग ड्यूरिंग नॉन पीक पीरियड और टाइमिंग। मतलब नॉन पीक आवर्स है, जिस टाइम पे कम डिमांड हो रही है कस्टमर्स की, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लो प्राइसिंग, प्राइस कुछ कम कर देंगे हमारी सर्विसेज का, ताकि कस्टमर क्या करे, पीक आवर्स में आने की बजाय वो नॉन पीक आवर्स में आए एंड हमारी डिमांड वहाँ पे बैलेंस हो जाए। वेरी द यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड्स। ठीक है, क्या करेंगे हम, ऑफ पीक पीरियड है, मतलब जब डिमांड ज़्यादा नहीं आ रही है एंड हमारी जो फैसिलिटीज़ है, हमारे एम्प्लॉयज़ है या अदर फैसिलिटीज़ है, प्लेस है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, जो खाली पड़े हुए हैं, उसे हम, उसका यूज़ हम कहीं और कर लेंगे ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट होता ही रहे। उसके बाद है डिफरेंशियल प्राइसिंग सच एज हैप्पी आवर्स प्राइसिंग ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। सेम हैप्पी आवर्स प्राइसिंग मतलब जो नॉन पीक आवर्स है तब हम कस्टमर को कुछ स्पेशल ऑफरिंग्स या डिस्काउंट देंगे, उसकी वजह से कस्टमर उस टाइम पे ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी को हटाने के लिए, कम करने के लिए। उसके बाद 5th आता है आपका चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग हाई डिमांड। जो हाई डिमांड होती है, हमारी जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स है, उसके अगेंस्ट डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है कस्टमर की,
तो वो चैलेंज है एक। अब उसको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो एट टाइम्स अ सर्विस फर्म मे गेट वेरी हाई डिमांड स्पेशली ड्यूरिंग पीक टाइमिंग्स, therefore there is need to manage demand and capacity. The following strategies can be used to manage high demand in relation to capacity. क्या करेंगे हम? Incentives देंगे, offer incentives for non-peak usage. Incentives दे दिए हमने ताकि non-peak hours में customers आए. Preference to priority customers ड्यूरिंग पीक टाइमिंग्स। पीक टाइमिंग्स में हम क्या करेंगे? हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स को पहले लेंगे। जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम बुक करेगा, रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया जाएगा पहले से ही, तो हमने प्रायोरिटी दे दिया कस्टमर को। थर्ड थिंग हम कर सकते हैं मॉडिफिकेशन इन टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है, हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके हम टाइम में चेंज कर देंगे, थोड़े टाइमिंग्स बढ़ा देंगे, लोकेशंस थोड़े बढ़ा देंगे। उसके बाद है चार्जिंग ऑफ फुल प्राइस ड्यूरिंग पिक टाइमिंग्स एक्सेट्रा। मतलब जहाँ पे पिक टाइमिंग से ज़्यादा डिमांड्स हो रही है तब हम पूरी प्राइस चार्ज करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। नॉन पिक आवर्स में कम करेंगे। उससे क्या होगा? कस्टमर पिक आवर्स से शिफ्ट हो जाएंगे नॉन पिक आवर्स पे एंड हमारी कैपेसिटी अच्छे से यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फिफ्थ चैलेंज देख लिया, चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग हाई डिमांड। उसके बाद आपका चैलेंज आता है सिक्स्थ चैलेंज, चैलेंजेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन करना मतलब कस्टमर को हमारे ही बिजनेस में बनाए रखना। ठीक है, वो कस्टमर कहीं और ना चले जाए, कस्टमर को रिटेन करना। तो वो हम कैसे करेंगे? सर्विस प्रोवाइडर फेस द चैलेंजेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन। सर्विस प्रोवाइडर के पास ये चैलेंज है कस्टमर को रिटेन करने का। क्यों है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर तो कहीं पे भी जा सकते हैं, इसके लिए कस्टमर को रिटेन करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। The customer may switch over to the competitors. Therefore, a service firm needs to undertake customer satisfaction surveys and make changes in marketing mix, including introduction to new and innovative service. ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर को ये सारी ही चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट तो वो क्या करेगा? सर्वे करता रहेगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस वो कस्टमर का रिव्यू लेता रहेगा कि कस्टमर को सर्विस अच्छी लगी या नहीं लगी या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, ये एक चीज़ वो करेगा। दूसरा वो क्या करेगा? मार्केटिंग मिक्स जो हमने पढ़े थे, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट, प्रमोशन था, प्राइस था, प्लेस थी, तो ये सारी ही चीज़ों में जहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है वहाँ पे वो चेंजेस करेगा। इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू न्यू एंड इनोवेटिव सर्विस, साथ साथ में ही वो उसकी सर्विस में कुछ ना कुछ नया एंड इनोवेटिव लाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब सर्विस प्रोवाइडर करेगा तभी वो कस्टमर का रिटेंशन कर सकता है, बिजनेस में कस्टमर को ला सकता है। तो ये था आपका सिक्स चैलेंज, चैलेंजेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन। नेक्स्ट चैलेंज यहाँ पे आता है, वो है चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब वर्कफोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ जो सर्विस देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉयज़ अलग अलग तरह के होते हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, तो अब ये अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना वो भी एक चैलेंज रहता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो डाइवर्सिटी अमंग एम्प्लॉयज इज एन एसेट बिकॉज इट ब्रिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन अ रेंज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स। एक तो ये जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की स्किल्स एंड टैलेंट तो आ रहा है। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पोज अ चैलेंज टू मैनेजर्स। ठीक है, अपने लिए अच्छी बात तो है ही कि बहुत सारे नए नए एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ रहे हैं, स्किल आ रहा है, उनका टैलेंट आ रहा है, लेकिन उनको मैनेज करना ये भी एक चैलेंज हो जाता है। मैनेजर्स मस्ट बी सेंसिटिव टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस and manage them effectively. Some of the practices which management may adopt are as follows. क्या क्या चीज़ें कर सकता है मैनेजर?
फॉर्मिंग कमिटीज़ और टीम्स विथ मेंबर्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप, ठीक है, टीम या कमिटीज़ बना सकता है अलग अलग लोगों की। दूसरी चीज़ वो कर सकता है ऑर्गेनाइजिंग इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप। इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स अरेंज करेगा ताकि वो लोग मोटिवेट हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ करना, वेयर डाइवर्स टैलेंट्स कैन बी शोकेस, ठीक है, ये सारे हम फंक्शंस है या कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स सच एज क्रिसमस, दिवाली, होली एक्सेट्रा। ये सारे ही फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़ एज मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, सबको हम सिमिलर ट्रीटमेंट देंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। कैंटीन मेन्यू टू इंक्लूड डाइवर्स आइटम्स, ठीक है, कैंटीन मेन्यू में सबके लिए फूड रहेगा टू इंक्लूड डाइवर्स आइटम्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड इवन फ्रॉम अदर कंट्री, सबको सूटेबल हो वैसा फूड हम रखेंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स बाय डाइवर्स ग्रुप टू बी डिस्करेज, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती रहती है बिटवीन एम्प्लॉयज़ वो अवॉइड करने की ट्राई करेंगे। फेयर पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो पॉलिसीज़ बनेगी वो कैसी होगी, फेयर होगी, प्रॉपर होगी, प्रमोशन के लिए बनेगी, ट्रांसफ़र के लिए बनेगी एक्सेट्रा। ये जो पॉलिसीज़ बनती है वो हम अच्छी बनाएंगे विदाउट मच बायस टुवर्ड एनी एथनिक ग्रुप, ठीक है, सबको ही हम बराबर का ध्यान में रख के वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, किसी के साथ भी हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो ये था हमारा 8 चैलेंज जो हमने देखा, चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जो अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ हमारे वहाँ काम करते हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ रिटेंशन। अब जैसे ही हमें कस्टमर को हमारे पास रिटेन करके रखना है, वैसे ही जो हमारे एम्प्लॉयज़ है जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं कस्टमर को, उन्हें भी हमें टिका के रखना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो छोड़ के चले ना जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम। नाउअडेज देयर इज़ ग्रोइंग एट्रिशन अमोंग सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज़ स्पेशली इन सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग, consultancy, media, etc. A certain amount of employee turnover is good for organization because it gives chance to talented outsider to join the organization। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, certain amount of employee turnover। अब ये employee turnover का मतलब क्या होता है, जो employees हमारे organization से जाते हैं जॉब छोड़ के, वो हो जाता है employee turnover। तो कुछ हद तक एम्प्लॉय टर्नओवर अच्छा रहता है बिजनेस के लिए ताकि नए लोग बिजनेस में आ सके, नए टैलेंटेड कैपेबल लोग बिजनेस में आ सके। हावेवर फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर इज़ बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार एम्प्लॉयज़ का छोड़ के चले जाना, बार बार ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर होना अच्छा नहीं है। इट इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंक्रीजेज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। हमारे लिए सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, नए नए एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में सिलेक्ट करना एंड ट्रेनिंग करना। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ऑफकोर्स नए नए लोग आएंगे तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको हमारे बिजनेस में सेट करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट लग जाएगा एंड उसके बाद वापस वो छोड़ के चले जाएंगे, वापस नए लोगों को अपॉइंट करना, तो उससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी एंड हमारा काम भी अफेक्ट हो जाएगा। Therefore, the service providers need to introduce certain measures to overcome the problem। अब कौन कौन से measures इसके लिए हो सकते हैं, solutions हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। Matching job with individuals skill and aptitude, ठीक है, जॉब कैसा हमें देना है एम्प्लॉय को, उसकी स्किल को मैच करे वैसा। एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय को हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे। मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको मोटिवेट करते रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, उनको जो ओवरलोड हो जाता है काम, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है, तो उसे हम मैनेज करने की ट्राई करेंगे। रिटेंशन बोनस, अलग अलग इंसेंटिव्स बोनस बेनिफिट्स देंगे। लॉन्ग टेन्योर पैकेज,
लॉन्ग टेन्योर पैकेज मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में रहते हैं तो उन्हें उस तरीके का पैकेज दिया जाएगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करेगी, उनकी क्वालिटीज़ बढ़ाएगी एंड उन्हें उनकी स्किल एंड टैलेंट बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हम करेंगे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए इन बिजनेस। तो ये एक चैलेंज भी था बिजनेसेस के लिए एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना। तो ये हमने चैलेंजेस देख लिए स्टूडेंट्स, जो सर्विस सेक्टर में काफ़ी सारे आते हैं। अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। आगे का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो क्वेश्चंस हैं, हम करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड आपके कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।